वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने दूसरा पार्ट निकाला इसका। ठीक है, यहाँ पे अब हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से, ये वाटरफॉल है। ये मेन है, मतलब कि उसको थ्योरी को पढ़ने से बेटर है यहाँ पे कुछ समझते हैं। पर्वत, उसके नीचे पठार, फिर मैदान, ये झीलें, ये जो आ रही है नदियाँ, सहायक नदी, जो दूसरे नदी से ट्रिब्यूटरी बोलते हैं इसको। एक जो मेन नदी होती है उसमें अगर कोई और नदियाँ मिल रही हैं उसको सहायक नदियाँ बोलते हैं। ये नदी यहाँ पे जो ऐसे छोटे छोटे एरिया छोड़ छोड़ के पानी से बह रही है ना, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। और अगर सीधे सीधे निकल जाती है जैसे कि गंगा नदी का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ये अपना बंगाल में बनता है। ठीक है, स्थल संधि किसे बोलेंगे? ये स्थल संधि एक प्रायद्वीप है, ये एक प्रायद्वीप है, मतलब कि कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, इसको अगर जोड़ रहा है तो इसको स्थल संधि बोलेंगे। जल संधि ये द्वीप है, क्योंकि ये अपने महाद्वीप से अलग हो चुका है, इसलिए इसको छोटा सा द्वीप बोलेंगे। महाद्वीप मतलब कि बड़ा, तो ये छोटा सा द्वीप है। इसके बीच में अगर ये जल का कोई एरिया निकल रहा है जो इन दोनों को अलग कर रहा है तो इसको जल संधि बोलेंगे। ये पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रृंखला है, ये ग्लेशियर्स हैं, जो वाइट कलर का है ये ग्लेशियर्स कहलाते हैं, हिम से जो ढके रहते हैं। ठीक है, अब पर्वत के बारे में नॉर्मली चीज़ें होती है, ऊंचाई होती है, प्राकृतिक ऊंचाई होती है, शिखर होता है उनका। ये देख सकते हैं एवरेस्ट पर्वत है। पर पर्वतों के भी प्रकार होते हैं, ब्लॉक पर्वत होते हैं, वर्णित पर्वत होते हैं, ये आगे आएंगे। ये वर्णित पर्वत है। वर्णित पर्वत की जब दो कॉन्टिनेंट टकराते हैं तो वो फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की शुरुआत करते हैं वो लोग, तो ऐसे में उनकी हाइट बढ़ती चली जाती है, जैसे कि अपना एवरेस्ट। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया हुआ था, हिमालय की हाइट बढ़ती चली जा रही है, तो वो इसी वजह से है। इसकी प्रक्रिया है, आने वाली चीज़ों में आपको मिलेगा। फिर भ्रंश पर्वत होते हैं। अगर कोई पर्वत है उसके दोनों तरफ का एरिया धंस गया है और बीच का पर्वत बचा हुआ है तो इसको बोलेंगे ब्लॉक पर्वत, और नीचे भ्रंश घाटी बन जाती है, जैसे कि ये है। पृथ्वी के अंदर का जो तापमान में उतार चढ़ाव रहता है, प्रेशर में उतार चढ़ाव रहता है, इसलिए पर्वत टूटते बिखरते रहते हैं। जैसे कि अपने उत्तराखंड में हर बार बारिश के मौसम में लैंडस्लाइडिंग होती है, पर्वत टूट के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि धरती अपना क्या करती है, वेट मैनेजमेंट बना के रखती है, पूरा मैनेज करके रखती है। अगर कहीं ज़्यादा हाइट ज़्यादा होगी तो वो टूट जाएगा, और वो टूटता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में आता है। वो नदियों के सहारे भी धीरे धीरे छोटे छोटे और बारीक होते जाता है, और ऐसे करके वो रेत बन जाती है। और जो मैदानी में जो रेत रहती है जहाँ पे हम खेती करते हैं, वो सॉइल पर्वतों से ही बन के आती है। इन्हें अनाच्छादन की प्रक्रिया, इरोजन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये देखिए, ये अगर नीचे धंस गया है तो ये भ्रंश हो गया, और ये जो खड़ा हुआ पर्वत बना हुआ है, बचा हुआ है, इसको ब्लॉक पर्वत बोलेंगे। हर एक जगह पे एनर्जी का ही खेल है। पूरी जियोग्राफी यही बताती है कि एनर्जी नहीं होती तो कोई भी क्रियाएं, घटनाएं नहीं होती धरती के ऊपर, लेकिन एनर्जी है, इससे ये सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने बताया हुआ था, अगर मेग्मा जब पिघलता है तो उसका टाइम मतलब कि वेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर आने की कोशिश करता है, और जैसे ही ऊपर आता है यहाँ पे विस्फोट होता है और ये लावा फैल जाता है। ये जो लावा फैल रहा है, इससे आग्नेय चट्टानें जो बनती हैं, जिसमें जीवाश्म नहीं रहते, क्योंकि ये पिघल जाता है ज़मीन में, तो इसमें जीवाश्म ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लगता है कि कोयला वगैरह मिलेगा, यहाँ पे प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम के रिजर्व मिलेंगे, नहीं मिलते। यहाँ पे चट्टानें रहती हैं, जिन्हें ग्रेनाइट चट्टानें, ग्रेफाइट, इस टाइप की चट्टानें मिलती हैं, जो कि इसी चीज़ों से बनती हैं। जैसे कि अपना दक्कन ट्रैप, जिसमें महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश से लेके नीचे आंध्र प्रदेश तक का एरिया ऐसी ज्वालामुखी के इरप्शन से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी, यहाँ पे काली मिट्टी होती है जो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। ये एक वॉल्केनो है जिसको हम हिंदी में ज्वालामुखी बोलेंगे। इसकी हाइट आप देखेंगे, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जापान का फ्यूजियामा जो एक्टिव वॉल्केनो है उसकी फ़ोटो लग रही है ये। इनकी हाइट तब बढ़ती जब इनमें SiO2 की मात्रा, सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो लावा गाढ़ा होता है। गाढ़ा होने की वजह से वो ज़्यादा नीचे तक फैल नहीं पाता, इसलिए ये शंकुकार आकार लेता चला जाता है और इसकी हाइट बढ़ती चली जाती है। ठीक है,
पर्वत और पठार में डिफरेंस क्या होता है? पर्वत की चोटियाँ रहती हैं, अच्छा खासा ऊपर का एक एरिया टॉप फ्लोर रहता है, और पठार क्या होता है, जो पर्वत घिस जाते हैं या फिर बहुत टाइम बाद उनका इरप्शन हो जाता है, उनकी मिट्टियाँ नीचे बिखरती चली जाती हैं, प्लेन आ जाता है, थोड़ा हाइट कम हो जाती है, उसको पठार बोलते हैं, जो समतल टाइप का हो। जैसे कि आप ये तंजानिया का पठार को आप देख रहे हैं, ये युगांडा तंजानिया के आसपास फैला हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। मैदान सबसे निचले तल जो रहता है उसको मैदान कहते हैं। यहाँ पे बालू पत्थर मिट्टी के छोटे बड़े बारीक कण हो सकते हैं और यहाँ पे ही खेती की जाती है। हालांकि पर्वतों पे भी हम खेती करते हैं, लेकिन वहाँ पे जब हम खेती करते हैं तो सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं, ताकि ऊपर से आने वाले पानी मिट्टी को का कटाव ना करे और फसलें वहाँ पे सस्टेन कर पाएँ। और मैदानी भाग में तो हम डायरेक्ट खेती करते हैं, चावल हो, गन्ना हो, राइस हो, कुछ भी डायरेक्ट खेती कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ बता रहे हैं, ये कोस्टल का एरिया है। कोस्टल मतलब कि जहाँ पे समुद्र रहता है। तो यहाँ पे ये लगून्स आप हट्स वगैरह देख रहे हैं, रिसोर्ट टाइप के देख रहे हैं, क्योंकि ये कोस्टल साइड के हैं। यहाँ पे मैंग्रोव की पेड़ रहते हैं जो कि धरती के कटाव को रोकते हैं। ये झील है, ये केरला की झील है जहाँ पे ये रेस हो रही है नदी पर। ठीक है, ये एक समुद्र का एरिया है, ये रेगिस्तान है। ये प्रकार है कि धरती ऐसी भी है, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पानी है तो कहीं अच्छे खासे पेड़ पौधे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पर्वतों पे चाय की खेती के बागान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ढाल पे खेती की जा रही है, तो पेड़ भी ऐसे होने चाहिए जो ज़मीन को, मिट्टी को पकड़ के रखें, है ना, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो मिट्टी का कटाव होने से बचाने के लिए हम ऐसे करके तिरछी नुमा सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। घर भी कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो खेत है उनमें सीढ़ी नुमा बनाए गए हैं। ठीक है, ये पहाड़ का कोई एरिया है, जैसे लद्दाख वगैरह होना चाहिए, दार्जिलिंग टाइप का एरिया। नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं। हमारा देश भारत, आपको पता है भारत का नक्शा, जिसमें एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। देखा जाए तो ये ही हमारा भारत है। ये ही का मतलब क्या है, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से लेके म्यांमार तक ये हमारा अखंड भारत है। हालांकि आज की डेट में बंटवारा होने के बाद ये हमारा जो रेड कलर का दिख रहा है, ऑरेंज कलर का, ये हमारा रियल इंडिया है, जिसमें अभी हम रहते हैं। ये ऑक्यूपाइड एरिया है कश्मीर का, पाकिस्तान की वजह से। अभी आजकल की न्यूज़ अफ़गानिस्तान की चल रही है ना, ये एरिया है। अफ़गानिस्तान हम डायरेक्ट जा सकते थे, लेकिन अगर ये ऑक्यूपाइड कश्मीर ना होता तो हम यहाँ से डायरेक्ट अफ़गानिस्तान जा सकते थे। तो अभी जो न्यूज़ में हमने यहाँ पे चाबार पोर्ट बनाया हुआ है ना ईरान में, वो इस रास्ते से, मुंबई से हम डायरेक्ट यहाँ से रूट ट्रेड करके अफ़गानिस्तान जाते हैं। इस साइड से नहीं जा सकते क्योंकि पाकिस्तान हमको रोकता है यहाँ पे। ये चाइना है, बांग्लादेश, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर। इन दोनों के बाद ये जो एरिया है तमिलनाडु, यहाँ से मानसून आता है, ये दोनों भागों में बट जाता है। बढ़ने के बाद यहाँ पे भी चक्रवात आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं। यहाँ के चक्रवात ज़्यादा विशाल होते हैं, हमेशा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को हानि पहुँचाते हैं, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी का जो तापमान है वो ज़्यादा है। ये क्लाइमेटोलॉजी में आएगा, तापमान कैसे इफ़ेक्ट करता है चक्रवात या फिर साइक्लोन के ऊपर। अगर हम राजनीतिक भारत को देखें तो इसमें पॉलिटिकल मैप है ये, जिसमें स्टेट्स के बारे में कितने स्टेट्स हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे क्या है सिचुएटेड है। तो मध्य प्रदेश आपको सामने दिखाई दे रहा है। बाकी आप अगर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपना स्टेट देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत एक फिजिकल मैप है। यहाँ पे हमारे हिमालय, उसके बाद ये पर्वत हो गए, इसके बाद मैदान है, यहाँ पे थोड़े से पठार भी लगते हैं, मैदान हो गए। कुछ रेंज है, विंध्याचल रेंज है, सतपुड़ा की रेंज है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। नदियाँ बहुत सारी हैं, एक एक नदी के बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैप सिर्फ आपको ये बताता है, इसमें 3 चीज़ों को हाईलाइट किया गया। हमेशा मैप को उसके हाईलाइट्स से देखिए। ये पर्वत रेंज के लिए साइन है, डार्क ब्राउन। ऑरेंज कलर ये पर्वत है, ये हिमालय है पूरा, जो उत्तर से पूर्व की तरफ फैला हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। ये जो एरिया है पठारी भाग है, ये पूरा पठार एरिया है। दक्कन ट्रैप जो मैंने बताया था, गंगा और ये नर्मदा ताप्ती का जो बेसिन है, ये वाला पठारी में आता है। और मैदानी भाग चारों तरफ है।
देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है यहाँ पे, गंगा का मैदान है पूरा, यमुना का मैदान है, इस टाइप से। ये सुनामी का वर्ड आप देख रहे हैं, सुनामी 2004 में आई हुई थी, वो भी प्लेटों के खिसकने की वजह से, जो कंपन हुआ था धरती पे उसकी वजह से सुनामी आई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि हमारे अंडमान में ज़्यादा नुकसान हुआ था इंडिया के कंपैरेटिवली, क्योंकि हम दूर थे वहाँ से। जलवायु, वनस्पति, वन्य प्राणी जीव किसी भी ज़मीन की बात करें, जैसी ज़मीन होगी वैसे वहाँ के प्राणी होंगे, वैसे वहाँ के लोग होंगे, और फिर वैसे वहाँ का समाज या फिर धर्म या फिर कुछ भी होगा। एक न्यूट्रल फॉर्म में अगर हम बात करें, किसी धर्म विशेष की नहीं, लेकिन समझने के लिए आप ये चीज़ देखें, धर्म के रीति रिवाज जो रहते हैं वो लैंड से, जो ज़मीन है वहाँ की, वहाँ को बिलोंग करते हैं। मान के चलिए इस सरजमी पे हिंदू धर्म आया, हमारे जो यहाँ के क्या बोलते हैं 30 त्योहार जो रहते हैं सारे, उसमें हरियाली, किसी के पत्ते, किसी के फूल, किसी का समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें, फल फ्रूट वगैरह को यूज़ किया जाता था पूजा पाठ या फिर किसी विधि विधान को पूरा करने के लिए। हमारे सभी देवताओं को कुछ चढ़ाने के लिए फल फ्रूट, अलग अलग प्रकार के सब्जियां, जो कुछ भी हम चढ़ाते हैं, कहीं ककड़ी लगता है तो कहीं कुछ प्रकार, क्योंकि ये इस एरिया में होता था। 6वीं शताब्दी के टाइम पे मुस्लिम धर्म आया अफ्रीका वाले रीजन में, तो उस एरिया में गर्मी पड़ती थी। सहारा का मरुस्थल था ये अपना, जहाँ पे मक्का मदीना है, दुबई साइड का, तो वहाँ इराक वाले एरिया में, इराक ईरान, यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है, डेजर्ट है, तो वहाँ पे अब वो लोग अगर अपनी पूजा पाठ करेंगे, हम सोचते हैं कि उनका धर्म अलग है या फिर हमारा धर्म उनसे अलग है, वो यही सोचते होंगे। लेकिन देखा जाए तो उस एरिया में खजूर होता है, उस एरिया में ऊँट होते हैं, उस एरिया में पूरा रेगिस्तान है, वहाँ पे कोई ऐसी कोई वेजिटेबल्स नहीं होती। तो उनके जो पूजा पाठ के जो तरीके हैं, विधि विधान है, उसमें क्या होता है कि वो लोग खजूर से अपने व्रतों को रखते हैं, खोलते हैं, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी, हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। हमारे यहाँ पे खजूर नहीं होता है, हमारे यहाँ अंजीर नहीं होता है। तो हमारे धर्म में कहीं किसी भगवान को अंजीर नहीं चढ़ता है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में होता है ना। तो जो हमारे साइड की जैसी धरती होगी वैसे पेड़ वनस्पति होंगे, वैसे वहाँ की प्रजाति होगी, वहाँ की प्रजाति के हिसाब से मानव का जो इकोसिस्टम होता है, हमारा आसपास का इन्वायरमेंट होता है, हम उस हिसाब से जीना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे रीति रिवाज भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। पर वो फिर सभ्यताओं का जब मिलन हुआ, हमारे यहाँ पे मुगल्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, तो आज की डेट में हमारी एक इकनॉमी है, मिक्स इकनॉमी हो गई है। हमारे पास हर चीज़ आज की डेट में मिल जाती है। कभी आलू भी नहीं होता था यहाँ पे, आज सब कुछ होता है, पर कम मात्रा में, क्योंकि वहाँ उस एरिया की वो चीज़ इंडिजीनियस नहीं है, वो वहाँ की मूल चीज़ नहीं है जो यहाँ पे उगती है। समझ सकते हैं। तो धरती का जो बंटवारा है, कहीं पे कोयला ज़्यादा है, कहीं पे एल्युमिनियम ज़्यादा है, तो ऐसे ऐसे करके हर जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं, और वो बंटवारा है तो धरती सभी की। लेकिन जब देश बढ़ गए, जगह बढ़ गए, स्टेट बढ़ गए, रीजन बढ़ गए, आज की डेट में तो जिला के अपना गांव तक बढ़ गया है। तो हमारे गांव में कौन सी सुविधाएं हैं, हम वो देखते हैं। कहीं किसी के पास पानी नहीं है तो कहीं किसी के पास लोहा भरा पड़ा है, कहीं सोना हो रहा है तो कहीं हीरा हो रहा है, क्योंकि धरती तो बराबर है, पर उसके हकदार बदल चुके हैं। इसलिए कोई अपना सामान दूसरे को बेच के अपना मुनाफा कमाता है, और ऐसी इकनॉमी चलती है। इकनॉमी तो आज़ादी के बाद हम सीखेंगे, अभी आज़ाद नहीं, अभी हम जियोग्राफी पे ही रहते हैं। तो हमारे साइड कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, हमारे पास महुए का पेड़ होता है, नीम का होता है, बबूल का होता है, इस टाइप के पेड़ होते हैं। पहाड़ों पे जाओगे तो अलग पेड़ होंगे, समुद्र के पास जाओगे तो नारियल के पेड़, सुपारी के पेड़, कॉफ़ी के पेड़ होंगे। पर्वतों पे जाओगे यहाँ पे बारिश अच्छी है तो चाय कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी। डेजर्ट एरिया में जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ नागफनी के पेड़ होंगे। तो प्रजाति चाहे वो पेड़ों की हो, चाहे जानवरों की हो या मनुष्य की, वो अलग अलग वितरित है। आपको लगता है कि जो सैन बर्नार्ड डॉग होता है या फिर स्नो लेपर्ड होता है या फिर ध्रुवीय भालू होता है, वो हमारे मध्य प्रदेश में हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो पहाड़ों पे ही अच्छा है जहाँ पे ठंडा मौसम है। और जो सांप बिच्छू वगैरह रहते हैं ये गर्म एरिया में रहते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान में रहते हैं, तो वो लोग ठंडे एरिया में नहीं रह सकते। तो
ज़मीन बताती है कि इंसान कैसा होगा, ज़मीन बताती है कि वेजिटेशन कैसा होगा। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। उष्ण मतलब कि गर्म, कटिबंध बनाए गए हैं, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय। पतझड़ जो एक समय में अपने पत्ते झाड़ दें, उनको पतझड़ कहते हैं। इस टाइप के पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंध पतझड़ जो वन है इसमें पेड़ कौन कौन से आते हैं? पेड़ आता है साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। ये हमारे आसपास, आपको कोई बड़ी बात नहीं है देखना, आपको आसपास मिल सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मतलब कि महाराष्ट्र से लेके उड़ीसा तक, वेस्ट टू ईस्ट हम मान लें या तो ईस्ट टू वेस्ट मान लें, यहाँ पे ये सारे पेड़ मिल जाते हैं। तो हमारा जो एरिया है उष्ण कटिबंधीय हो गया। कटीले वन में तो कैक्टस, बबूल, कीकर, इस टाइप के पेड़ आते हैं। ये पश्चिमी घाट, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे और गुजरात, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। यहाँ गर्मी ज़्यादा होने के कारण पेड़ नहीं चाहते कि उनके अंदर जो पानी से वो लोग खाना बना रहे हैं वो पत्तों के जरिए उनका वाष्पीकृत हो जाए, इससे उनमें पत्ते नहीं होते और कांटे होने की वजह से उनका वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। इस टाइप के पेड़ अपने आप में पानी को कंटेन करके रखते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें, है ना। पर्वतीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति में आपने देखा होगा कि जो क्रिसमस का जो पेड़ होता है, इस टाइप के पेड़ वहाँ पे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पर्वत में मतलब कि अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है, उन्हें धूप नहीं मिल पाती। धूप कम मिलने के कारण उनकी हाइट तो बढ़ जाती है लेकिन वो फैल नहीं पाते, उनके पत्ते बड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें खाना बनाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप के पेड़ पर्वतों में दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर आप कभी लद्दाख वगैरह साइड जाएंगे तो आपको मिलेंगे। मैंग्रोव, मैंग्रोव ये खारे पानी की प्रजाति है। ये सिर्फ समुद्र के आसपास या फिर समुद्र के तरफ ही होंगी, क्योंकि ये इनके दो काम होते हैं। एक तो ये ज़मीन के कटाव को रोकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैली होती हैं और ज़मीन को पकड़ के रखती हैं, तो हमारा बाढ़ आने से बच जाते हैं हम लोग इस चीज़ को। ये सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। वन्य प्राणी, कहीं शेर, कहीं तेंदुआ, कहीं गरीब। अगर आपने आसपास कोई आपके नेशनल पार्क हो तो वहाँ पे ज़रूर जाइए। एक सींग का गैंडा हाथी, ये कहाँ पे मिलेगा? ये हमारे साइड नहीं मिलता है, ये असम में मिलता है। केरल में हाथी मिलते हैं, कर्नाटका में हाथी मिलते हैं। ऊँट राजस्थान में मिलेंगे तो राजस्थान साइड मिलेंगे, कच्छ वाले एरिया में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ये पर्वत हिमालय साइड मिलेंगे। बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल, ये हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र साइड मिल जाते हैं। जब तक इनकी प्रजाति बहुत बहुलक है तब तक इनका शिकार करना बुरा नहीं माना जाता। जैसे कि आज की डेट में लोग मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो उनका शिकार करने पे किसी के ऊपर केस थोड़ी ना होता है, क्योंकि इनकी प्रजाति बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे इनकी प्रजाति कम होने लगती है, संकटग्रस्त हो जाते हैं, तो फिर सरकार चाहती है कि ये प्रजाति लुप्त ना हो जाए, क्योंकि फूड चेन जो रहती है ना, खाद्य चक्र जिसे बोलते हैं, वो कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो टूट गया तो एक प्राणी के भरोसे दूसरा प्राणी जिंदा रहता है। मान के चलो शेर तो सिर्फ हिरन खाएगा या बकरी खाएगा, कोई भी जानवर खाएगा, अगर वो प्रजाति जिसको सिर्फ वही खा रहा है वो अगर ख़त्म हो गई तो कैसे क्या होगा। मान के चलिए अगर इस टाइम पे अगर बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होगी तो आसपास जो आपके हरियाली छाई हुई है वो नहीं होगी तो जानवर जो उन घास को खाते हैं उन्हें कितना रोटी आप खिला लोगे? पूरे देश के जानवरों को रोटी थोड़ी ना खिला पाओगे, वो नहीं खा पाएंगे, उनका पेट नहीं भरेगा तो वो मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो फिर उनके वो ख़त्म होंगे तो उनको दूध देने वाले या फिर उन चीज़ों से जो बाकी लोग उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो एक सर्किल पूरा ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और ये प्रजातियों का विनाश मतलब कि अकाल की तरफ हमारा बढ़ना होता है। इससे हम चाहते हैं कि हम अपने हर एक जानवर की प्रजाति, उसके लिए जो हमारा संविधान हमें बोलता है, हालांकि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, संविधान हमारा तो ठीक ही है क्योंकि वो तो हमें मानना पड़ेगा और वो ज़रूरी भी है। जिन्हें नहीं पता होता है मानवता, कुछ लोग हैवान भी होते हैं इस दुनिया में, तो जो मानवता को नहीं मानते, नहीं जानते, तो उनके लिए संविधान बनाया गया। वरना मानवता अगर आपके अंदर है, ह्यूमैनिटी आपके अंदर है, तो आप
अपना भी संरक्षण करेंगे, दूसरे की भी रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे का भी उतना ही जीव को उतना ही मानेंगे जितना कि आप अपनी जान को प्यारे होते हैं। तो हमारे अगर आप देखेंगे तो हर किसी धर्म में एक भगवान के साथ में उसके साथ में एक जानवर को जोड़ा जाता है कि ये उनका प्रतीक है, ये उनका रूप है। क्यों? क्योंकि संस्कृति चाहती है कि इनका प्रिजर्व किया जाए, इन्हें मारा ना जाए, क्योंकि ये मानने से हमारी पूरा सर्कल खराब हो जाएगा, कल के दिन हम मरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इकोसिस्टम का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी। आपको ये पता है एक बकरी होती है, जैसे कि ये सांबर दिख रहा है आपको, ये बड़ी हिरन को सांबर बोलते हैं, ये शेर है। शेर तो इसी को खाएगा, शेर को कौन खाएगा? कोई ना कोई खा लेगा, दूसरा खा लेगा, लकड़बग्गा खा लेंगे, ठीक है। ये क्या खाएगा? ये तो घास खाएगा। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको ये पता होंगे मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, चीरने के, फाड़ने के, चबाने के, काटने के। बकरी के पास सिर्फ काटने वाले दांत होते हैं, चबाने वाले होते हैं। शेर के पास चीरने वाले दांत होते हैं। इसके पास बड़ी आंत होती है, इसके पास छोटी आंत होती है। ये सिर्फ घास फूस ही पचा सकती है, सिर्फ वही खाती है, और इसको मांस वगैरह खिलाओगे तो नहीं खाएगी, क्योंकि उसको ना ही वो स्मेल करता है, ना ही वो उसको पसंद आता है, क्योंकि उसे पता है ये उसको पचा नहीं सकते। शेर को अगर तुम घास फूस खिलाओगे नहीं खाएगा, जानबूझ के तो नहीं खाएगा, क्योंकि इसके पास बड़ी आंत है, वो मांस वगैरह पचा सकता है। पर मनुष्य के अंदर छोटी आंत बड़ी आंत दोनों होती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने वाला जानवर जो है, जिसको हम इंसान कहते हैं, वो मनुष्य है। इसके पास इसलिए उसके पास पेनक्रियास भी होती है। पेनक्रियास जो पत्ते वगैरह खाने से भी दूध वगैरह चीज़ें बना सकते हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं। हालांकि आज की डेट अपेंडिक्स आज की डेट में हमारे काम की नहीं है, लेकिन भगवान ने दिया है। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम सर्वाइव कर सकें। हमें ज़रूरत पड़े तो हम जानवर भी खा लें, ज़रूरत पड़े तो घास फूस भी खा लें, वो खाना मिल जाए तो अच्छी बात है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने वाला इंसान है, पर इंसान की डिपेंडेंसी भी इन सारी चीज़ों पे है, क्योंकि वो उनका भोजन है, और भोजन सबके लिए होता है, इसलिए वो खाद्य श्रृंखला में आता है, और वो ख़राब ना हो जाए इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी जो हमारे आसपास की जैव विविधता है, चाहे वो पेड़ों का संरक्षण हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे मनुष्य का हो, सबकी जान बराबर है, इसलिए हम उनका प्रिजर्वेशन करते हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर इसमें ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा इसका। धन्यवाद।